हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि अपने को कोई एक वर्ड दे दिया जाता है तो उसके लेटर्स को रीअरेंज करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, मीनिंगफुल या फिर मीनिंगलेस। इसी सिनेरियो के अंदर कई बार कुछ कंडीशंस भी वो पुट कर देते हैं कि जैसे कि सारे वोवल्स टुगेदर होने चाहिए या फिर सारे कॉन्सोनेंट्स टुगेदर होने चाहिए या फिर कोई भी दो वोवल भी एक साथ नहीं हो सकते। तो इन सब सिनेरियोज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हल्का सा एक बेसिक देख लेते हैं कि कैसे अगर अपने पास कितनी भी चीज़ें अपने को अगर किसी ने दे रखी है तो उनको हम रीअरेंज कैसे कर सकते हैं। तो हम वर्ड के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं, तो वर्ड का ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज़ कोई भी एक वर्ड है, सपोज़ यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि सपोज़ मेरा ही नाम लिख देता हूँ। अगर मेरे को अंकित के लेटर्स को रीअरेंज करना है, ठीक है, तो कितने तरीक़ों से कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कितने लेटर्स है, 5 लेटर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को इन्हें रीअरेंज करना है, रीअरेंजमेंट मीन्स इटसेल्फ ये होता है कि आपको सारे के सारे लेटर्स का यूज़ करना कंपलसरी है, क्योंकि सिर्फ हम रीअरेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर से हम कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं कोई सी भी एक पोजीशन को पकड़ लूँ तो यहाँ पे मेरे पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। सपोज़ यहाँ पे कोई भी एक आ गया, सपोज़ फर्स्ट पोजीशन पे एन आ गया, बट आई हैड मतलब पाँचों के 5 ऑप्शंस मेरे पास थे। यहाँ पे ए भी आ सकता था, एन भी, के भी, आई भी और टी भी आ सकता था अगर मैं रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ अंकित के लेटर्स की, ठीक है। पर आएगा तो कोई एक ही। जैसे सपोज यहाँ पे n आ गया तो अपने पास ऑप्शंस कितने बचेंगे। जैसे सपोज n आ गया तो a k i t बचेगा, तो यहाँ पे मेरे पास अगली बार कितने ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, 4 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे वही, ठीक है। अब जैसे सपोज अगले पे i आ गया तो अगले पे 3 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, फिर सपोज t आ गया तो अगले पे 2 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा। इनफैक्ट अपने पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, जो भी बचा होगा उसी को हमें लास्ट में रखना होगा। अच्छा भाई, अगर तो अपने को ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट फॉर्म करना है तो इसके लिए फर्स्ट पोजीशन पे भी लेटर आना चाहिए, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी, फोर्थ पे भी और फिफ्थ पे भी, है ना भाई। तो इसका मतलब हमें सारे के सारे काम करने ज़रूरी हैं, और जब भी हमें मल्टीपल काम्स करने ज़रूरी होते हैं किसी भी एक बड़े टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसे मल्टीप्लाई से कनेक्ट करते हैं और इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ। अब आपको पता ही होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को हम क्या लिखते हैं, 5 फैक्टोरियल लिख देते हैं। बात समझ में आ गई। तो अंकित के लेटर्स को रीअरेंज करके कितने वर्ड्स बन सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120 वर्ड्स यहाँ पर बन सकते हैं। हो सकता है वो मीनिंगफुल हो और हो सकता है वो मीनिंगलेस हो, ठीक है भाई। अच्छा भाई, अगर तो सपोज़ कोई अपने पास क्या हो रही है, सपोज़ किसी लेटर के अंदर जैसे कोई वर्ड है उसके अंदर मल्टीपल टाइम से एक पर्टिकुलर लेटर प्रेजेंट है। सपोज़ अपने को IIT है, IIT के लेटर्स को रीअरेंज करना है। तो जैसे यहाँ पे 5 लेटर्स थे तो उन्हें कितने वेज में हम रीअरेंज कर पाए थे, 5 फैक्टोरियल वेज में रीअरेंज कर पाए थे। तो जैसे कि IIT है तो इसके लेटर्स को हम कितने वेज में रीअरेंज कर पाएंगे, 3 फैक्टोरियल वेज में रीअरेंज कर पाएंगे। पर यहाँ पर एक दिक्कत है कि ये वाला I और ये वाला I को हम डिस्टिंक्ट मान के बैठे हैं, पर ये दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। जैसे सपोज़ अगर मैं इन दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज भी कर दूं तभी भी जो हमारा वर्ड बनेगा वो IIT रहेगा, उसका मीनिंग या फिर उसका जो वो दिख रहा है वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास 2 लेटर्स जो हैं वो रिपीटेड हैं, तो इसलिए क्योंकि इनके परम्यूटेशंस काउंट नहीं होने वाले हैं तो यहाँ पे 2 लेटर्स रिपीटेड थे तो मैंने इसे 2 फैक्टोरियल वेज में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल, यानी कि इसका आंसर 3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। अच्छा भाई, अभी यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन ले रखा है और इसके अंदर मैक्सिमम सिनेरियोज क्रिएट करने की कोशिश करी है, जितने भी फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्म होने को तो और भी हो सकते हैं, पर जितने भी मेरे को लगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सिनेरियोज मैंने यहाँ पे फॉर्म करने की कोशिश करी है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वर्ड्स आर फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड JEE एडवांस, यानी कि सारे के सारे लेटर्स का आपको यूज़ करना कंपलसरी है। इसका मतलब ये एक रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है भाई। कौन सा वर्ड है, JEE एडवांस, यानी कि इस पूरे के पूरे को हमें एक ही वर्ड की तरह काउंट करना है और इसके सारे लेटर्स को यूज़ करना है। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि कितने टोटल पॉसिबल वर्ड्स यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ लेटर्स इसके काउंट करूँ तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 है। तो अब अगर अपने पास 11 चीज़ें हैं तो उन्हें हम कितने वेज में रीअरेंज कर सकते हैं, 11 फैक्टोरियल वेज में रीअरेंज कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख सकते हैं
कि जो ई है वो 3 बार रिपीट होने लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने 3 फैक्टोरियल से इसे डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये ई जो तीनों है अगर आपस में इंटरचेंज होंगे लेटर वर्ड के अंदर तो उसके परम्यूटेशन काउंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि तीनों ई एक जैसे ही हैं भाई, ठीक है। फिर अगर मैं देखूँ ए 2 बार रिपीट हो रहा है और सेम वे में डी भी 2 बार रिपीट होने लग रहा है भाई, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड जेई एडवांस, जिसके अंदर कोई भी कंडीशन यहाँ पे अभी नहीं लगाई गई है, ठीक है भाई। आगे चल लेते हैं। जैसे सपोज अगले बारे में क्या बोल रहे हैं कि टोटल वर्ड्स इफ ऑल वोवल्स आर टुगेदर, यानी कि अब की बार एक कंडीशन इन्होंने लगा दी है कि जो सारे के सारे वोवल्स होने चाहिए ना वो कहीं भी जा सकते हैं पर वो आपस में एक साथ रहने चाहिए भाई, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जितने भी वोवल्स हैं, चलो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना ये सारे के सारे जो भी इसमें वोवल्स प्रेजेंट है उन्हें एक साथ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला वोवल ई है एक अपने पास, तो ई तो 3 टाइम्स प्रेजेंट है तो तीनों बार लिख लेता हूँ इसे। देन ए भी 2 बार प्रेजेंट है तो इसे भी लिख लेता हूँ। देन और कोई वोवल तो इसके अंदर प्रेजेंट है नहीं भाई, तो बचे हुए लेटर्स को लिख लेता हूँ जे वी एन डी डी सी, ठीक है भाई। तो हो गए 11, ठीक है भाई। तो अभी अपने को क्या चाहिए, अपने को ये जो पार्ट है सारे के सारे वोवल्स वाला ये एक साथ ही चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये आगे पीछे तो जा सकता है, हो सकता है ये जे और वी के बीच में आ जाए, हो सकता है वी और एन के बीच में आ जाए, हो सकता है आपस में भी इंटरचेंज हो जाए, पर रहने क्या चाहिए एक साथ ही चाहिए, यानी कि इनके बीच में कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं आ सकता। तो इसको भी मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, पर हम सबसे आसान तरीका देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा, जो भी हमें सारी चीज़ें चाहिए थी एक साथ उनको क्या करा, एक बॉक्स के अंदर पैक कर दिया। यहाँ पे बात समझ रहे हो आप? अच्छा भाई, अब यहाँ पे अपने पास एक लेटर ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और इस पूरे के पूरे वोवल्स के सेट को मैं एक लेटर की तरह काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे को टुगेदर एक साथ ही मूव कराना है, इनको मैं आपस में मूव नहीं करा सकता। और इनफैक्ट अगर आपस में मूव कराना भी है तो इस बॉक्स के अंदर ही मूव कराना है, इनको कहीं मैं बाहर नहीं भेज सकता हूँ, ठीक है भाई। तो अगर अब मेरे को इसके रीअरेंजमेंट करने हैं तो इस बॉक्स को मैं सिर्फ और सिर्फ एक एंटिटी की तरह काउंट करूँगा, क्योंकि इस पूरे के पूरे बॉक्स को एक साथ मूव होना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल चीज़ें हमारी यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएंगी भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिपीट क्या है, 2 फैक्टोरियल यहाँ पे रिपीट है क्योंकि डी रिपीट हो रहा है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो बॉक्स के अंदर चीज़ें हैं ये आपस में रीअरेंज हों, तो भाई बिल्कुल हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑफ दोज केसेस इन विच ये जो आपस में है इंटरचेंज यहाँ पे हो रही हो, मतलब कि इनकी पोजीशंस आपस में बदल रही हो। तो कितने वेज में अपनी पोजीशंस को बदल सकते हैं, तो यहाँ पे कितने वेज हैं अपने पास, टोटल 5 लेटर्स हैं, तो कितने हो गए, 5 फैक्टोरियल वेज हमारे पास यहाँ पे हो गए भाई। पर यहाँ पे अगेन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कुछ लेटर्स रिपीट हैं। क्या क्या रिपीट है, 3 बार ई है और 2 बार क्या है अपने पास ए है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, 3 फैक्टोरियल फॉर ई एंड 2 फैक्टोरियल फॉर ए। बात समझ में आ गई आप लोगों को? यानी कि जो भी चीज़ें हमें एक साथ चाहिए उन्हें एक बक्से में डाल देंगे। बक्से में डालने के बाद अपने को उन्हें क्या करना है कि एक एंटिटी मान करके पूरे लेटर्स के साथ उन्हें परम्यूट करा लेना है। कराने के बाद जो भी चीज़ें रिपीट है उनके साथ डिवाइड, पर ये आपस में इंटरचेंज कर सकते थे, तो वो वाले केसेस हमने यहाँ पे क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। वो वाले केसेस सॉल्व करते समय अपने को पता चला कि आपस में रीअरेंज करते समय भी यहाँ पे कुछ चीज़ रिपीट हो रही थी, तो उसको भी हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ गई? अब कॉन्सोनेंट वाला जो पार्ट है ये आप आसानी से यहाँ पे कर पाओगे। देखो भाई, अब अपने को क्या चाहिए, सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स टुगेदर चाहिए। तो कॉन्सोनेंट्स को क्या करते हैं, एक बॉक्स में डाल देते हैं। तो एक बार इसी तरीके से इन्हें लिख लेते हैं, ई जे वी एन डी डी सी। तो सारे के सारे लेटर्स को मैंने जो एक साथ चाहिए थे उन्हें एक साथ बॉक्स में पैक कर दिया। अब ये एक साथ ही यहाँ पे रहेंगे। तो अब यहाँ पे अपने पास कितने लेटर्स हुए, 1 2 3 4 5 और ये 1, तो ये एक की तरह काम करेगा। तो टोटल कितने हो गए अपने पास, 6 हो गए भाई। बात समझ में आ गई? तो टोटल ये कितने हो गए अपने पास, 6 हो गए। तो इनको कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ, 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता हूँ। पर यहाँ पे 3 ये लेटर्स तो रिपीट हैं,
तो डिवाइडेड बाय में 3 फैक्टोरियल, और 2 ये लेटर्स रिपीट हैं तो डिवाइडेड बाय में 2 फैक्टोरियल। पर ये तो आपस में रीअरेंज हो सकते हैं, कितने वेज में हो सकते हैं, 6 लेटर्स हैं तो 6 फैक्टोरियल वेज में ये भी रीअरेंज हो सकते हैं। पर यहाँ पे तो 2 लेटर्स रिपीट हैं तो डिवाइडेड बाय में 2 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई भाई? अच्छा भाई, अगले केस पे चलते हैं। अगले केस में इन्होंने हमें क्या बोल रखा है कि जो भी सारे वोवल्स हैं वो भी इकट्ठे रहने चाहिए और सारे के सारे कॉन्सोनेंट भी क्या रहने चाहिए, इकट्ठे रहने चाहिए। यानी कि एक तरफ सारे के सारे वोवल्स होने चाहिए, दूसरी तरफ सारे के सारे कॉन्सोनेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर सपोज कॉन्सोनेंट बीच में आ गए तो वोवल्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। टोटल वर्ड्स इफ ऑल वोवल्स आर टुगेदर एंड ऑल्सो ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। तो एक बार इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारे सारे के सारे वोवल्स हैं उनको एक बार इकट्ठा कर लेते हैं और एक बॉक्स में डाल देते हैं, और जो भी हमारे सारे कॉन्सोनेंट्स हैं उनको भी इकट्ठा कर लेते हैं और एक बॉक्स में डाल देते हैं। तभी तो ये बाहर नहीं निकल पाएंगे ना। इसको एक बॉक्स में डाल दिया और इसको भी एक बॉक्स में डाल दिया। ठीक है भाई। अब यहाँ पे अपने पास टोटल कितनी एंटिटीज़ हैं, यानी कितनी चीज़ें हैं, एक ये वाला बॉक्स है और एक ये वाला बॉक्स है। आपस में तो ये लेटर्स अभी इधर उधर नहीं जा सकते क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है, और इसी वजह से तो मैंने इन्हें बॉक्स में भी डाला है। समझ रहे हो आप? तो अभी यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें हैं, तो 2 चीज़ों को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, 2 फैक्टोरियल वेज ही सिर्फ होते हैं भाई। या तो ये इधर रहेगा या तो इधर रहेगा, 2 ही तरीके हो सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर वे से दिखाने के लिए मैंने उसे फैक्टोरियल से डिनोट कर दिया, जैसा कि अभी तक हम चलते आ रहे थे। ठीक है। अच्छा भाई, पर ऐसा तो हो सकता है कि ये बॉक्स वाले आपस में इंटरचेंज हो। कितने वेज में हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। पर रिपीट है तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये भी आपस में रिपीट हो इंटरचेंज हो सकते हैं तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में 2 फैक्टोरियल वेज हमारे यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ये वो वाले वेज हैं जिनके अंदर सारे के सारे वोवल्स भी एक साथ रहेंगे और सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स भी एक साथ रहेंगे। ये आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते भाई। बात समझ में आ गई? अच्छा भाई, अगला में क्या बोल रहे हैं, इफ़ ऑल वोवल्स आर नॉट टुगेदर, मतलब सारे के सारे वोवल इकट्ठे नहीं होने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि मतलब 2 इकट्ठे हों या 3 इकट्ठे हों, वो अलाउड है, पर सारे के सारे एक साथ अपने यहाँ पर नहीं होने चाहिए भाई। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि टोटल सिनेरियोज में से वो वाले सिनेरियोज सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जिसके अंदर हमारे सारे के सारे वोवल्स टुगेदर थे। ठीक है। तो वो केसेस हट जाएंगे जिनके अंदर वो सारे के सारे टुगेदर हैं। तो कौन से बच जाएंगे, जिसके अंदर वो सारे के सारे एक जैसे नहीं हैं। तो इसके अंदर क्या लिख देंगे हम, 11 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस ये वाले केसेस। तो ये कितने हैं, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इनटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आई होप आप ये वाला पार्ट भी समझ गए होंगे। ठीक है। अच्छा भाई, ये एक अच्छा सवाल है क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है। तो एक बार इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ नो 2 वोवल्स आर टुगेदर, यहाँ पे क्या था कि सारे के सारे वोवल इकट्ठे नहीं होने चाहिए। अपने यहाँ पे कितने वोवल है, 5 हैं, तो मतलब 4 भी इकट्ठे हो सकते हैं, पर 5 के 5 इकट्ठे नहीं होने चाहिए। पर ये क्या कह रहा है, 2 भी इकट्ठे नहीं होने चाहिए, यानी कि जो भी वोवल्स हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, सेपरेटेड होने चाहिए। यानी कि 2 वोवल्स के बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना ही होना चाहिए। अच्छा भाई, कभी भी इस तरह का सिनेरियो आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको उनको मतलब कि अरेंज कर लेना है जिसके ऊपर कोई भी कंडीशन है नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सोनेंट तो इकट्ठे हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला नहीं है ना। तो कॉन्सोनेंट तो इकट्ठे हो सकते हैं, बस इकट्ठे क्या नहीं होने चाहिए, वोवल इकट्ठे नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे अपने पास कॉन्सोनेंट कितने हैं, 6 कॉन्सोनेंट हैं। तो 6 कॉन्सोनेंट सपोज ये मैंने बना दिए इधर। ठीक है, 3 और 3 6 कॉन्सोनेंट ही हमारे हो गए। तो 6 कॉन्सोनेंट को रीअरेंज करने के कितने तरीके हैं भाई, 6 फैक्टोरियल तरीके हैं। पर 2 कॉन्सोनेंट इसके अंदर क्या हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो डिवाइड बाय क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में 2 फैक्टोरियल। ये तो किसकी बात हुई, कॉन्सोनेंट्स की बात हुई। पर कंडीशन क्या थी, कोई भी वोवल्स टुगेदर नहीं होने चाहिए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो हमारे वोवल्स हैं वो या तो यहाँ आएंगे, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या यहाँ, या यहाँ, या यहाँ, या फिर यहाँ। क्योंकि जो भी हमारे वोवल्स हैं उनके बीच में कॉन्सोनेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने हमें पहले ही बता रखा है कि कोई भी जो हमारे वोवल्स हैं
वो एक साथ नहीं होने चाहिए, उनके बीच में कोई ना कोई क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। पिछले वाले केस में वो बोल रहे थे सारे के सारे यानी कि 5 के 5 इकट्ठे नहीं होने चाहिए, 4 भी हो सकते हैं इकट्ठे, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, पर सारे के सारे इकट्ठे नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं 2 भी इकट्ठे नहीं होने चाहिए भाई, मतलब 2 तो होने ही नहीं चाहिए, 2 से ज़्यादा तो ऑफकोर्स होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब कॉन्सोनेंट्स को यहाँ पे उनकी सेटिंग करी तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वेज में तो वो बैठ गए। अब यहाँ पे कितने अपने पास गैप्स क्रिएट हुए हैं, तो 6 चीज़ें थी, तो यहाँ पे अपने पास 7 गैप्स क्रिएट हो गए। पर वोवल्स कितने हैं अपने पास, सिर्फ और सिर्फ 5 वोवल्स यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 7 में से 5 गैप्स को चुनना है, ये बात समझ में आ गई। अब चुने हुए गैप्स में इन्हें 5 फैक्टोरियल वेज में रीअरेंज कराना है, पर रीअरेंज कराते समय हमें ये याद आया कि कुछ लेटर्स तो रिपीट हैं, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, डिवाइडेड बाय में 3 फैक्टोरियल फॉर ई एंड 2 फैक्टोरियल फॉर ए। बात समझ में आ गई। तो ये एक मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इस तरीके के आपने और भी क्वेश्चन देखे होंगे कि जैसे 5 लड़कियां और सपोज 10 लड़के हैं, तो कोई भी 2 लड़कियों को आपको इकट्ठे नहीं बैठने देना है। तो उसके अंदर क्या होता था कि पहले हम 10 लड़कों को 10 फैक्टोरियल वेज में रीअरेंज कर लेते थे, इससे 11 गैप्स क्रिएट होते थे। अब 11 गैप्स में से आप 5 गैप्स को चूज करके वहाँ पे गर्ल्स को रीअरेंज करा देते थे। तो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। आप इस क्वेश्चन को ज़्यादातर कंफ्यूज कर लोगे ऊपर वाले से, इसीलिए मैंने एक साथ दिए हैं भाई। बात समझ में आ गई आपके? अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ़ ऑल वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, इफ़ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट डू नॉट चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन, मतलब कि उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो वोवल है सेकेंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ पे प्रेजेंट है और अपना ये 10th पे प्रेजेंट है, यानी कि वोवल्स जो हैं वो इन्हीं पोजीशंस पे रहने चाहिए और वो आपस में रीअरेंज बस कर सकते हैं। तो भाई अगर अपने को सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पोजीशंस पे वोवल्स को बैठने देना है तो कितने वेज में हम उन्हें ये काम करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। मैं यहीं लिख देता हूँ, नीचे स्पेस कम है। तो 1 2 3 4 5, 5 वोवल्स और 5 ही अपने पास पोजीशन है। तो कितने वेज में रीअरेंज हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल, पर 3 से डिवाइड करेंगे फॉर ई एंड 2 से डिवाइड करेंगे फॉर ए। बात समझ में आ गई आपको? अब जो हमारी बाकी की बची हुई पोजीशंस है वहाँ पे कौन आएंगे, कॉन्सोनेंट्स आएंगे। तो इनको भी हम रीअरेंज करा सकते हैं कितने वेज में, 1 2 3 4 5 एंड 6 फैक्टोरियल वेज में। पर यहाँ पे भी डी क्या अपना रिपीट होने लग रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि डी कितनी बार प्रेजेंट है, 2 बार प्रेजेंट है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर बेसिक्स एज वेल एज, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको इधर से दिख सकते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और कुछ और बढ़िया जानेंगे। अब इस तरीके की शॉर्ट वीडियो ही आया करेंगी, ठीक है, और इसी के अंदर हम मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल।